नमस्कार, मेरा नाम रंजीत रॉय है और आज मैं आपके सामने कहानी सुनाऊंगा। कहानी का नाम है नमक का दरोगा। कमाल का नाम है, नमक का दरोगा। बिल्कुल, ये कहानी लिखी है बहुत ही मशहूर जाने माने मुंशी प्रेमचंद जी ने। इनको नवाब राय भी कहते थे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ। बहुत ही साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ और इन्होंने जो कहानियां और उपन्यास लिखे इतने कमाल के थे कि लोग इनको उपन्यास सम्राट कहा करते थे। इनकी कहानियां जैसे कि फूस की रात, गबन, गोदान और न जाने कितनी अच्छी अच्छी कहानियां इन्होंने लिखी। और इनकी कहानियां को पढ़कर जो आम लोग थे वो ऐसा महसूस करते थे कि ये कहानी उनकी अपनी है। बहुत अच्छे उन्होंने हमें कहानी दी और उनकी कहानियों में बहुत अच्छा एक मैसेज होता था, एक स्टाइल, एक कटाक्ष होता था समाज के लिए। बहुत बढ़िया। तो हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी कहानी का नाम है नमक का दरोगा। ये कहानी क्यों, मैंने ये कहानी क्यों, इस कहानी को चुना, ये मैं अंत में बताऊंगा। तो कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वंशीधर। वंशीधर इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। बात उस समय की है जब सरकार ने नमक का एक विभाग बना दिया, नमक विभाग। अब नमक विभाग जैसे ही बना तो लोगों में हलचल सी हो गई एकदम। वो क्या है कि ईश्वर के द्वारा जो भी चीजें थी और उसका व्यापार करने पर पूरी तरह से निषेध लग गया था। और निषेध क्या लगा, लोगों की जैसे मजे लग गए। लोगों ने चोरी छिपे उसका व्यापार करने लगे। कहते हैं ना, कुछ चीजों का जब उस पर निषेध लगता है, उस पर रोक लगती है, तो कुछ वर्ग को बहुत ही फायदा होता है। वो अपना काम करते रहते हैं और अपना लाभ करते रहते हैं। तो इस कहानी में जैसे कि मैंने बताया कि नमक का दरोगा, नमक का विभाग बना था। ठीक है जी। तो जो वंशीधर है, वंशीधर बहुत ही साधारण और एक नॉर्मल परिवार से है लड़का। वो अभी उसने अपनी पढ़ाई खत्म की है और एक युवा आदमी को एक नौकरी की तलाश होती है, तो उनको भी नौकरी की तलाश थी। उनके पिताजी उनको समझा रहे हैं। पिताजी कौन है? पिताजी उनके पुलिस विभाग में हवलदार बहुत ही अच्छा था। उनको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था लाइफ का कि लाइफ में कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो वो अपने बेटे को समझा रहे हैं कि देखो वंशीधर, अब तुमने पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली है, अब तुम्हारा समय आ गया काम का। तुम्हारी 3 बहनें हैं और बहनें इस तरह से बड़ी हो रही है जैसे कि घास फूस बड़ी हो जाती है। इस घर की जिम्मेवारी अब तुम पर है, क्योंकि कर्जा भी चढ़ा हुआ है। अब मैं तो एक बूढ़े वृक्ष की तरह हूं कि कभी भी गिर सकता हूं। अब सारी जिम्मेवारी तुम्हें संभालनी है। और बहुत सारी चीजें समझाते हैं। कहते हैं कि नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, तुम मेहनती हो, लेकिन याद रखना, नौकरी से जो भी तनख्वाह मिलेगी वो तो पूर्णमासी के चांद की तरह है। पहले दिन तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन किस तरह से उसका आकार धीरे 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 कम होता जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए जो भी तनख्वाह मिलेगा उसको रख लेना, जो ऊपर से आए उसको ईश्वर का प्रसाद मानकर जरूर ले लेना। क्योंकि मजार पर जो वहां पर चादर आते हैं और जो चढ़ावा चढ़ता है और उस पर ध्यान होना चाहिए। ठीक है। तो वंशीधर ने जब ये सुना तो उसको बड़ी हैरानी हुई, यानी कि पिताजी रिश्वत की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जो वंशीधर है क्या वो अपनी नौकरी में रिश्वत लेगा या नहीं लेगा। पिताजी ने कहा, अच्छे से समझाया कि देखो बेटा, ये समय ऐसा है, ऐसे करना है, बाकी समझदार तुम खुद हो कि तुम्हें क्या करना है। वंशीधर निकल पड़े जी, मेहनती आदमी, पढ़े लिखे आदमी। उस समय नमक
के लिए जिस तरह से संघर्ष चल रहा था, लोगों में व्यापार की जिस तरह से एक होड़ लगी हुई थी, हर आदमी चाहता था कि किसी तरह से नमक के विभाग में उसकी नौकरी लग जाए। यहाँ तक कि वकील वो चाहते थे कि उनकी नौकरी लग जाए। अच्छे अच्छे पद पर जो बने हुए थे वो चाहते थे कि नमक के विभाग में उनकी नौकरी लग जाए। क्यों लग जाए? ताकि वहां से वो कुछ कमा सके, कुछ नहीं बहुत ज्यादा कमा सके। और किस्मत देखी कि वंशीधर की वहां पर नौकरी लग गई, दरोगा के पोस्ट पर। अब बहुत कम समय हुआ था उनको दरोगा बने हुए। बहुत कम समय में उन्होंने इतनी ईमानदारी से काम किया कि उनके अफसरों को बहुत अच्छा लगा और वो आगे बढ़ते गए। ईमानदारी से काम किया, आगे बढ़ते गए और आसपास के लोगों को बहुत ही जलन होने लगी कि ये लड़का तो बहुत मेहनती है, ईमानदारी से काम कर रहा है। और जब ये खबर उनके पिताजी को पता चली कि उनका जो लड़का है दरोगा बन गया है, वो भी नमक विभाग में, उनको बहुत खुशी हुई कि अब तो बेटा अच्छा कमाएगा। और धीरे धीरे उनका खर्चा भी घटने लगा। अब जैसे कि नमक विभाग में ऐसा पहले हो रहा था, करते रहते थे, नशा किया, बैठे लोग, परवाह नहीं किया, बस पैसा कमाना। लेकिन वंशीधर बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। एक रात की बात है, वंशीधर आराम से अपने कमरे में सो रहा है, आराम कर रहा है। तभी गाड़ियों की आवाज आती है। और ये नमक विभाग कहां पर है? जमुना नदी के किनारे पे। एकदम से गाड़ियों की आवाज आती है और वंशीधर उठता है। देखते हैं कि ये अचानक आवाजें कहां से आने लगी। बाहर की तरफ जाता है, अपने घोड़े पर बैठता है और अपना जो तमंचा लेता है और देखते हैं कि आगे बढ़ता है कि ये हो क्या रहा है, इतनी गाड़ियां एकदम से, ये हुआ क्या? फिर वो गाड़ी को रोकता है, रुको रुको रुको। गाड़ियां रुकती हैं, उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और मसीह आराम से पूछते हैं कि हाँ भाई, ये जो गाड़ियां इसमें क्या है बताओ। कुछ बोलते नहीं। फिर वो जोर से बोलते हैं, अरे मैंने पूछा ना इसके अंदर है क्या, बताओ। फिर वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही ले जा रहे हैं, तुम बताओगे कि मैं खुद देखूं। अब अपने घोड़े को गाड़ी के सटा के घोड़े को खोलकर देखते हैं तो नमक के ढेले निकलते हैं। नमक के ढेले जिसके व्यापार पर सरकार ने रोक लगाई हुई थी। जब वंशीधर ने ये देखा कि नमक के ढेले, यानी कि ये जितनी गाड़ियां हैं सभी में नमक, अवैध व्यापार। अब ऐसा ईमानदार पुलिस वाला दरोगा कैसे सह सकता था? अब वो सख्त हो गया। ये गाड़ियां किसकी है? तो दीवान कहता है आलोपी दिन की है। आलोपी दिन कौन? दातागंज वाले। अब दीवान ने सोचा कि दातागंज वाले आलोपी दिन ये दरोगा मान जाएगा, आराम से गाड़ियों को जाने देगा। भाई दातागंज वाले आलोपी दिन है ये, लेकिन ये दरोगा साहब आलोपी दिन कहां है? आलोपी दिन उनको बुलाओ, अभी इसी समय यहां पर बुलाओ और सभी गाड़ियां हिरासत में होंगी। बदलो। दीवान हैरान, ये दरोगा है क्या है? आलोपी दिन कौन है? आलोपी दिन, आलोपी दिन जितना ये राज्य है, हर आदमी उनको जानता था। आलोपी दिन को किसने उनसे कर्ज नहीं लिया था, उनका व्यापार लाखों में था। अब एक आदमी भागा भागा जाता है और आलोपी दिन को बुलाने जाता है। आलोपी दिन को खबर मिलती है कि एक दरोगा ने उनकी गाड़ियां रोक ली। तो आलोपी दिन मुस्कुराए और बोले ऐसा तो होता रहता है, क्योंकि आलोपी दिन का मानना था कि लक्ष्मी जी का नाम सुनकर हर आदमी झुक जाता है। यानी कि हर आदमी, जहां पर लक्ष्मी जी के जो नोट पेश होंगे, हर आदमी झुक जाएगा। अपना एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, आराम से पान रखा मुंह में और चल दिए। कौन है ये दरोगा? निकल लिए।
अब आलोपी दिन पहुंचे दरोगा के पास। दरोगा के सामने कहते हैं आलोपी दिन, महाराज ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? ब्राह्मण देव ने क्या गलती कर दी बताओ सरकार। तो हमारे दरोगा जी कहते हैं सरकार का हुक्म है, ये जो तुम व्यापार कर रहे हो ये बहुत ही गलत है, ये सभी गाड़ियां हिरासत में होंगी। तो आलोपी दिन कहते हैं ये क्या बात है ये क्या बात है कि हिरासत में कि कोई गलती हो गई है, और वैसे भी आप हमारे सरकार हो, हमें उस सरकार से क्या लेना देना, ठीक है हम तो आते जाते हैं, ऐसी क्या बात है? आपको चढ़ावा नहीं चढ़े तो इसमें दीवान 1000 का नोट पेश करो, ठीक है जी। देखो जी हमारा दिल बहुत ही खुला है, कभी किसी को नाराज नहीं करते हैं। दरोगा क्या ले लेंगे वो पैसे? बिल्कुल नहीं। दरोगा को एकदम गुस्सा है, ये क्या कह रहे हो? मैं ये पैसे बिल्कुल नहीं ले सकता, और बल्कि मैं रिश्वत के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। फिर आरोपी दिन मुस्कुरा दी, जवान लड़का है, कोई बात नहीं, होता रहता है, शायद अभी नए नए नौकरी पे लगे, ज्यादा दिन नहीं हुए, कोई बात नहीं, एक काम करो 2000 दे दो। उनका क्रोध और गुस्सा आ गया दरोगा को कि ये क्या हो रहा है। अब एक जैसे कि धर्म और धन का युद्ध सा शुरू होने लग गया। देखते हैं कि कौन जीतता है। इधर दरोगा मानने को तैयार नहीं, और उधर आलोपी जी बिल्कुल भी अपने टस से मस होने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये दरोगा, पता नहीं कितने दरोगे उनके सामने हैं, इतनी उम्र हो गई व्यापार करते हुए, ये कौन से खेत की मूली है भाई। लेकिन नहीं, ये दरोगा कुछ खास था, ये मानने वाला नहीं। और आलोपी जी कौन से कम थे, 10,000 10 लाख दोगे तो भी नहीं। अरे वाह, 20,000 ले लो। मैं कहता हूं चुप रहें और चुपचाप हमारे साथ चलें। 20,000, अरे 30,000 तो ले लो, 30,000 दो चाहे 40 लाख दो, बिल्कुल भी नहीं। ये कैसा आदमी है जो बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं। आलोपी दिन ने अपनी जिंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा था कभी। बहुत समस्या हुई, ये करें तो करें क्या। इधर सेठ आलोपी दिन अपने पैसे का लालच दे रहा है, और उधर दरोगा है कि मानने को तैयार नहीं, डर से मस्त होने को तैयार नहीं। कमाल का आदमी है, ऐसा आदमी आज तक आलोपी दिन ने नहीं देखा था, क्योंकि आलोपी दिन सोचता था कि हर आदमी पैसे से बिक सकता था, लेकिन शायद दरोगा बंसीधर ऐसा नहीं था। आलोपी दिन ने कहा कि देखो दरोगा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे ले लो, मेरी इज्जत बख्श दो, क्योंकि मेरी इज्जत पर अब बात आ गई है, नमक की बात नहीं है, अब मेरी इज्जत की बात है। अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं तुम्हें हाथ जोड़कर कहता हूं कि मुझे छोड़ दो, पैसे की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम कहो तो मैं तुम्हें 40,000 देने को तैयार हूं, सुबेरे तुम्हारे घर पर 40,000 पहुंच जाएंगे। लेकिन दरोगा कहता है कि 40,000 क्या 40 लाख दोगे तो भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कोर्ट ले ही जाऊंगा। कमाल। आलोपी दिन के हाथों में हथकड़ियां लग गई, ऐसा लग रहा था मानो धर्म ने धन पर जीत प्राप्त कर ली। रात को दुनिया सोती है, लेकिन जीव जागती है। रातों रात खबर फैल गई कि आलोपी दिन गिरफ्तार हो गया, लेकिन गिरफ्तार किसने किया भाई? किसने ये हिम्मत कर दी कि सेठ आलोपी दिन जैसे आदमी को गिरफ्तार कर ले कोई? सुबेरे तक हर आदमी बच्चे बच्चे के जुबान पर यह था कि सेठ आलोपी दिन गिरफ्तार हो चुके हैं। मामला कोर्ट में आया। कोर्ट का हर कर्मचारी सेठ आलोपी दिन को जानता था। वो हैरान थे कि आलोपी दिन अब कोर्ट में आ रहे। वो न जाने किसी न किसी कर्ज के तले उनसे दबे हुए थे।
अंग्रेज तक उनके एरिया में, उनकी जगह पर शिकार करने के लिए आया करते थे। अब जज ने जब उनका मुकदमा देखा तो सारे सबूत वगैरह पेश हुए। सबूत के तौर पर जब बोरियां खोली गई तो बोरियों में कुछ और था, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी तरीके से आलोपी दिन को चाहता था, और वो चाहता था कि मैं किस तरह से आलोपी दिन की मदद करूं और उसका कुछ भला हो जाएगा। तो उन बोरियों में नमक की जगह कुछ और था। अब सभी सबूतों को देखते हुए, गवाहों को देखते हुए जज साहब ने फैसला ये सुनाया कि इतने बड़े आदमी एक नमक के व्यापार में ये गलत काम कर ही नहीं सकते, और उन्होंने फैसला आलोपी दिन जी के हक में सुना दिया और दरोगा को होशियार रहने को कहा कि आगे से सोच समझकर करें, कि इतने प्रतिष्ठित आदमी को ऐसे गिरफ्तार ना करें। इस तरह से हुआ, और उस दिन सेठ आलोपी दिन आराम से वहां से बरी होकर जा रहे थे। हर आदमी वहां पर हंसी और उल्लास हो रहा था कि उनका कुछ न कुछ फायदा होगा। अब बंशीधर का क्या होगा? बंशीधर भाई, उसने तो इतने बड़े आदमी के गिरफ्तार पर हाथ डाल दिया था, उनको तो सजा मिलनी थी। एक हफ्ते के अंदर फरमान आ गया कि उनकी नौकरी जा चुकी है। ये बात जब बंशीधर के पिताजी को पता चलती है, बहुत ही गुस्से होते हैं, आग बुलबुला हो जाते हैं। कहते हैं कि घर कर्जे में है और इनको ईमानदारी का भूत चढ़ा है। कहते घर में खाने को ना हो और मस्जिद में दिया चलाने लगे। वही बात हो गई, बहुत गुस्से हुए, और न जाने कितने दिन तक वो गुस्से रहे, बातचीत नहीं हुई थी। और फिर एक दिन आलोपी दिन आते हैं, अपने रथ में आते हैं और भागे भागे जाते हैं बंशीधर के पिताजी। अरे आप हमारे घर पर, हम बहुत ही शर्मिंदा हैं, हमारे बेटे ने जो कि ये तो किया है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है, मैं माफ कर दो। वो माफी मांगता है, लेकिन आलोपी सेठ आलोपी दिन कहते हैं नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा ईमानदार आदमी नहीं देखा। और वो हैरान होते हैं बंशीधर के पिताजी कि ये क्या कहते हैं। आलोपी दिन कहते हैं कि मेरे कारण इनकी नौकरी गई, तो मैं इनको अपने जितना भी मेरा संपत्ति है उन सभी का मैं इनको जनरल मैनेजर बनाऊं, यानी कि दीवान बनाऊं, जो कि सारा कुछ हिसाब किताब रखेंगे, और उसके लिए इनको अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगी, घोड़े मिलेंगे, रहने को बंगला मिलेगा। ये सब सुनकर बंशीधर के पिताजी बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या है। और जब बंशीधर कहता है कि नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आलोपी दिन कहते हैं क्यों नहीं कर पाओगे, तुम कर पाओगे। मैंने वो बात तुम्हें देखी, मुझे आज तक तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी नहीं मिला। तुम्हें इन कागज पर दस्तखत करने होंगे, वरना मैं इस घर से नहीं जाऊंगा और तुम ये नौकरी करोगे। लेकिन हाँ, मुझे नदी किनारे वाला वही दरोगा, ईमानदार, साहसी वही आदमी चाहिए जिसने वो ड्यूटी की थी, अपने ईमानदारी से बिल्कुल भी वो हटा नहीं। मुझे ऐसा आदमी चाहिए। और उसके पिता बहुत खुश होते हैं, बंशीधर भी नौकरी स्वीकार कर लेता है। तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है, नमक का दरोगा। ये कहानी मैंने इसलिए चुनी थी क्योंकि दरोगा अपने विश्वास से टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि आलोपी दिन ने पूरी कोशिश कर ली थी कि वो बिक जाएगा, क्योंकि आलोपी दिन को लगता था कि सभी बिक सकते हैं, इस धन से सब खरीदे जा सकते हैं। लेकिन नहीं, यहां पर धर्म की जीत हुई और धन हार गया। दरोगा के पिताजी इंतजार कर रहे थे कि कुछ धन लाएंगे, घर का कर्जा कमेगा, लेकिन नहीं, उसने बिल्कुल भी इन चीजों की परवाह नहीं की।
और अपनी ड्यूटी के लिए पूरी तरह से बना रहा। और जब आलोपी दिन गिरफ्तार होता है तो ऐसा लगता है कि मानो वो ग्वाला गिरफ्तार हुआ है जो कि दूध के नाम पर पानी बेच रहा है। वो ट्रेन में मुफ्त में यात्रा करने वाला आदमी गिरफ्तार हुआ है जो कि सरकार को चूना लगा रहा है। वो फर्जी कागज बनाने वाला आदमी गिरफ्तार हुआ है जो कि लोगों को धोखा दे रहा है। वो सब गिरफ्तार हुआ। ऐसा लग रहा है कि सब जा रहे हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में वही जज फैसला सुना देते हैं, आलोपी दिन दिया, और फिर वो सभी ग्वाला, वो चूना लगाने वाले सब लोग रिहा। लेकिन दरोगा जी मानने वाले नहीं है, वो तो अपने ड्यूटी पर है। ठीक है, तो बेईमान होकर भी आलोपी दिन को ईमानदार आदमी चाहिए, ईमानदार मैनेजर चाहिए, दीवान चाहिए जो उनके सभी संपत्ति को देख सके। हर आदमी को ईमानदार आदमी चाहिए। तो क्या आजकल के समय में नमक का दरोगा मिलेगा? यह हमें सोचना चाहिए। क्या हम नमक के दरोगा बन सकते हैं? हमें सोचना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद